सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, योग का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। आज योग के प्रचार प्रसार के लिए शासन की ओर से, सरकार की ओर से भी विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ शहर के लोग ही नहीं बल्कि गांव-गांव में वास करने वाले लोग भी योग से जुड़ें और योग को अपनाकर स्वस्थ रहें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक समस्या न आए और अगर आए तो हम उसे योग से दूर कर सकें। तो योग और हमारा ग्रामीण अंचल आज योग से किस तरह से जुड़ रहा है या गांव के लोगों को योग से जोड़ने के लिए किस किस तरह के कार्य किए जा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने संपर्क किया है श्री तिलक चंद साव से। आप योग प्रशिक्षक हैं। साव जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आप सभी को। साव जी, आप चूंकि महासमुंद के रहने वाले हैं और महासमुंद एक ऐसा शहर है जिससे बहुत से गांव आसपास के जुड़े हुए हैं जी, तो सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि योग का आपके जीवन में किस तरह से आगमन हुआ। मैंने 1981 में जब कबड्डी खिलाड़ी था मैं जी, तो उसमें बहुत ही सुबह उठ करके दौड़ना है कैसे, उस समय उतना प्रचार प्रसार नहीं था। आज स्वामी जी ने प्राणायाम को साथ मिलाए। पहले हम लोग आसन को करते थे, जैसे कबड्डी खेलने के पहले क्या क्या। तो 1981 से मैं अभी तक 19 साल कबड्डी खेलने के बाद वो हमारे जीवन में कैसे हुआ, आसपास के गांव को लेकर के हम लोग पूरा कबड्डी का आयोजन करते थे। तो ये शुरू से उस समय यह टीवी में एक कार्यक्रम आता था, हंसा जयदेव और लाल जी करके, तो उन्हीं से हम लोग आसन को सीखे थे, माने 85-86 में। तो उसको लगातार अभी आसन तो किए और प्राणायाम को अभी हम लोगों ने 95 से स्टार्ट किए हैं। अच्छा। तो हमारे जीवन में इतना बेहतरीन काम किया, तो मैं 42 साल से एलोपैथी नहीं लिया हूँ और मेरे को अभी कोई प्रकार का रोग नहीं है। मैं 62 इयर्स का हूँ और मैं अभी धावक भी हूँ। 60+ में मैं बाहर वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। भाई तिलक साव जी, आप वर्ल्ड एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप अपने प्रदेश में और देश में भी दौड़ते रहे हैं क्या इधर उधर? मैं एनसीसी लिया था, तब भी मैं धावक के रूप में 91-92 में भाग लिया था। उसमें मध्य प्रदेश सरकार में मैंने दौड़ किया था और उसमें मेरे नौकरी लग गया 92 में, तो फिर मैं जा नहीं सका। नहीं तो फिर मेरा तो शुरू से ही एक हॉबी है ये दौड़। और अभी मैं 2 घंटा 1 घंटा योग के लिए और 2 घंटा मैं दौड़ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1 घंटा आप योग के लिए निकालते हैं और आपने बताया कि जब से आपने योग को अपनाया है तब से आपको कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। तो तिलक साव जी, भाई आपको योग का इतना बड़ा जो फायदा हुआ है, इस फायदे को आपने सोचा होगा कि मैं जन जन तक कैसे पहुंचाऊं ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो। तो इसके लिए फिर किस तरह से आपने सोचा, क्या कार्य किया आपने? मैंने सुबह निरंतर 4 बजे उठ करके यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तक का हम लोग सुबह 5 बजे पहुंचने का अभ्यास करीब 17-18 साल से कर रहे हैं जी। और मैंने अभी तक के 2500 से अधिक मंचों पर 17-18 प्रदेश में मैंने योग का प्रचार को करता ही हूँ। और मैं हमारे ये जो महासमुंद जिला में 1155 गांव हैं, सारे गांव में योग कक्षा लग चुका है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अपने शरीर को स्वस्थ रख करके लोग हमें देखे और प्रेरणा का स्रोत बने, सारे लोगों को ये प्रेरणा मिले और हर उम्र के लोगों को मिले, ये निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। सुबह हम कोई ना कोई गांव, या तो मैं निरंतर, हमारे यहाँ पे 4 जगह महासमुंद में चल रहा है, कभी 3 दिन इस जगह, कभी 2 दिन उस जगह, इस तरह से
निरंतर हम लोगों का योग कक्षा अभी भी प्रारंभ है। तो साव जी, आपने चूंकि गांव-गांव पहुंचकर लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश की, तो आपने देखा होगा कि उसका रिजल्ट आपको फिर कैसा मिलने लगा? जिस उद्देश्य से हम लोग गांव में जैसे जा रहे हैं, योग तो है ही, योग को मात्र बोलने से योग के प्रति रुझान जैसे होना चाहिए, इतना 20 वर्षों के प्रयास से वो दिख नहीं रहा और लोग उतना अब जागरूक हो रहे हैं स्वामी जी के आने से घर घर में। तो इसको हम लोगों ने गौ माता, कृषि मुक्त और गौ माता का चारा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने आधा घंटा उसके में बोलते हैं। तो इससे लोग उनका जुड़ान है और प्रतिदिन 20 से 25 लोग मात्र रोग का निदान के लिए मुझे मात्र छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य 17-18 प्रदेश से कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे को निरंतर फोन आता है और उसको मैं निरंतर उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ योग के माध्यम से। जब हम किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं साव जी, तो एक समस्या आमतौर पर जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है वो है शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द का होना, खासकर कमर का दर्द, घुटने का दर्द। ये दो ऐसे स्थान हैं शरीर के जिसमें अक्सर लोगों को दर्द का सामना करना पड़ता है। तो योग के माध्यम से इस तरह की समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है क्या? बिल्कुल निजात पा सकते हैं। आज के स्थिति में सबसे इसका कारण है मोटापा जी, और मोटापा का कारण है हमारे सोने का समय और उठने का समय पूरा बुरी तरह से हम उसको बिगाड़ चुके हैं। जो लाइफ स्टाइल आज जो जी रहे हैं, या मोबाइल के कह लीजिए आप या टीवी को कह लीजिए, ये दो हमारे जीवन शैली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। और एक सबसे बड़ी बात है, हम लोग एसी में रहते हैं, तो एसी में रहने से क्या है, ऑक्सीजन का, विटामिन डी का कमी ऐसे होने के कारण हमारे जो आज देखने को मिल रहा है विश्व में सबसे ज्यादा मोटापा, और मोटापा के कारण ही हमारे कमर को प्रभाव डालता है और घुटना को प्रभाव डालता है। तो सबसे ज्यादा जो जोड़ों का, जो ज्वाइंट का, जो घुटनाओं से संबंधित जो हो रहा है, उसमें अक्सर मैं देखा हूं अपने जीवन में इतने वर्षों से, कई हजारों गांव में अपने मंच में योग के माध्यम, तो महिलाओं का जो ज्यादा जो आर्थराइटिस गठिया का कारण ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे जो कमर का दर्द का जो कारण है, तो उसमें हम जब देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमी पाई जाती है, तो सबसे हम देखते हैं तो विटामिन डी, क्योंकि सुबह उठते नहीं है तो सूर्य के प्रकाश हमें मिले, तो सूर्य का प्रकाश तो आने वाले अभी जो छोटे बच्चे या युवा वर्ग तो सोने का समय इतना बिगाड़ डाले हैं और खान पान का भी एकदम बिगाड़ डाले हैं। तो यदि हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और योग प्राणायाम की तरफ आ जाएं, तो ये बहुत ही जल्दी हमको रिकवरी देखने को मिलता है जी। और जैसे सबसे पहले अपन कमर को लेते हैं, जैसे मोटापा बढ़ा तो कमर में दबाव बढ़ेगा ही, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो इसमें हमने देखा मरकटा आसन का जब हमने अभ्यास कराया और मरकटा आसन को कराने के बाद उसको होल्ड कराते हैं और उसी में कपालभाति को कराने का जब अभ्यास किया तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आया मरकटा आसन से। कमर का, जैसे एक कमरा को जब पोछा लगाते हैं तो पहले बार पोछा लगाते हैं तो ज्यादा गंदा, फिर उसको धोते हैं और फिर उसको निचोड़ते हैं, तो ऐसे निचोड़ने का काम हमारे रीढ़ के जो गुदा द्वार से लेकर के स्पाइन तक, जो गले तक पूरा को टुस्ट करता है। तो उसके कारण जो रीढ़ की हड्डियों को जो पकड़ है, और रीढ़ की हड्डी एक उम्र के बाद धीरे धीरे जो हड्डियों में जो कमी आती है, वो उसको भी हमारे खान पान के साथ में आसन को यदि अभ्यास करते हैं तो मरकटा आसन से हमारे कमर के जो दर्द है उससे बेहतरीन हम निजात पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा घुटना में अभी दर्द को देखने को मिलता है।
तो साहू जी हम घुटने की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मरकटा आसन कैसे किया जाता है। मरकटा आसन करने के लिए पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं जी, और दोनों पांव को नितंब के पास ला करके दोनों घुटना जोड़ लेते हैं जी। दोनों घुटना जोड़ने के बाद दाहिने के तरफ दोनों घुटना को लेकर जाएंगे और सिर को विपरीत दिशा बाएं की तरफ मोड़ते हैं जी। तो एक उसको अपन क्षमता अनुसार सांस को रोक करके अपन कर लेते हैं। अब उसको लंबा समय तक के यदि होल्ड करके रखना है तो हम कपालभाति के साथ दाहिने की तरफ दोनों घुटना, सिर बाएं तरफ, उसके बाद फिर बाएं की तरफ दोनों घुटना और दाहिने की तरफ सिर को ले जा करके रोक के रखते हैं और कपालभाति को हम 1 मिनट या 2 मिनट, चाहे तो हम 3 मिनट तक के इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये इस आसन के बाद पूरा रीढ़ के हड्डी से लेकर हमारे गले तक, माने स्पाइन तक, पूरा रीढ़ की हड्डियों को पूरा मोड़ करके, माने ट्विस्ट होने के से उसमें जो कमियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, हमारे वहां के छोटे छोटे सारे कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होने लगता है और सक्रिय होकर के पूरा मजबूती के साथ हमारे रीढ़ के हड्डियों के साथ साथ कमर के हड्डियों के पास पूरा मजबूती के साथ, और जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का जो काम है, ये आसनों के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये आपने बताया कि कपालभाति के साथ भी इसको कर सकते हैं। चूंकि आपने बताया कि ये पीठ के बल लेट कर करना है, तो कपालभाति भी लेट कर ही करना है। जी, आप जब दोनों पांव को लेफ्ट की तरफ ले गए जी, राइट तरफ सिर को लेके गए जी, वहीं अपने होल्ड किया और कपालभाति को स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो जो झटके हम बैठकर कपालभाति में करते हैं उसको लेट कर करना है। उसको लेट करके यदि कपालभाति करते हैं जी, तो उसका रिजल्ट और इस सामान्य करने का रिजल्ट में बहुत अंतर आता है। ये आपने कमर की तकलीफ से संबंधित जानकारी दी। अब आप घुटने के बारे में हमें बता रहे थे, तो घुटना भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जोड़ है और उससे भी जुड़े हुए बहुत सी तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें, बताइए। घुटना दर्द के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो मोटापा आने के बाद, जैसे एक व्यक्ति 156 या 155 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो उनका वेट 56 से 60 ज्यादा से ज्यादा 60 तक वेट आना चाहिए। यदि कहीं वो 55 से ज्यादा हो गया, माने 61 हो गया, माने 60 ले लिए मान लो, तो 5 किलो ज्यादा हो गया जी, तो 5 किलो गुणित आप उसको 3 करेंगे तो 15 किलो का भार एक्स्ट्रा आपके घुटना को पड़ना शुरू हो जाता है जी। यदि हम रोज एक बाल्टी में 15 लीटर पानी को रोज लाना ले जाना करें तो हमारे मन में ऐसे भी थोड़ा सा, अरे रोज रोज का ही काम करना, मन में एक हताशा महसूस करते हैं। तो शरीर दिन भर 15 किलो एक्स्ट्रा को यदि रखता है तो, और जो कार्डियस में घिसावट का होना जरूरी है, होगा ही, स्वाभाविक। इसलिए जी इसलिए हम अपने वजन को बिल्कुल मेंटेन करके रखें और मेंटेन करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है जी। उसके अलावा घुटना के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। सूक्ष्म व्यायाम जी, सूक्ष्म व्यायाम का हम यदि अभ्यास करते हैं घुटना का, और इस घुटना का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम सीधा दंडासन में बैठ करके पहले हम दोनों घुटना का ऊपर उठा करके फिर जमीन में पटकते हैं, फिर उठा करके फिर ऐसे अप डाउन करेंगे तो हमारे पिंडली में प्रभाव डालता है। अच्छा, हमारा हृदय के बाद सेकंड हृदय मानते हैं इसको, पिंडली को जी। और ये पिंडली का आपने, जैसे छोटे बच्चे लोग जब पेट में दर्द हो रहा है, या हमारे दादा परदादा जब हम लोग बहुत छोटे थे तो जैसे सोते थे हम लोग उसको ऊपर में चढ़ के पांव उनके वो पिंडली में पांव करके दबाते थे जी। तो ये जो आज भी छोटे बच्चे के कहीं पेट में दर्द हो रहा है या सामान्य कुछ हो रहा है, थोड़ा सा पिंडली को प्रेशर दे देने से हमारे पेट के सारे जो फंक्शन को ठीक करने में मदद करता है, तो हमारे पेट दर्द में भी ठीक हो जाता है। तो ये जो
जब इसको दबाव बनता है और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जैसे पूरा पांव को लेके जाना सांस छोड़ते हुए, पांव को फिर वापस लेके आना सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पांव को सामने की तरफ और पांव को पूरा अपने तरफ, फिर उंगलियों को फिर सामने, फिर उंगलियों को अपने तरफ, ऐसे अभ्यास यदि करते हैं तो हमारे उंगलियों से लेकर के कर तो रहे हैं उंगलियों में जी, लेकिन उसका असर हो रहा है घुटना में। फिर दंडासन में बैठे हुए घुटना को अपने तरफ खींचते हैं। अच्छा, बैठे बैठे करना है। हाँ, बैठे बैठे पांव, दंडासन में पांव हम सीधा करके रखे हैं, दोनों घुटना को हम अपने तरफ सांस भरते हुए खींचे। प्राणों के साथ सूक्ष्म व्यायाम इसको बोलते हैं। प्राणों के साथ जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो अपने तरफ जब घुटना को खींचेंगे तो सांस भी खींचेंगे, और जब छोड़ेंगे सांस तो घुटना को भी छोड़ेंगे। तो आप इसको 10-15 दिन के अंदर में आपके घुटना से संबंधित आसपास के सारे सेल्स को इतना रीजनरेट कर देगा, इतना उनको मजबूत बना देगा कि हम अपने घुटना से सारे संबंधित व्याधि को दूर कर सकते हैं। और दूसरा, कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि जहां पे भी दर्द हुआ माने आप समझ लेना कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है जी, तो ऑक्सीजन को पूरा कर दीजिए। तो ऑक्सीजन कैसे पूरा होगा? हम अनुलोम विलोम के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर जब प्रवेश कराएंगे तो हमारे रोगों का सारे कारण धीरे 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 खत्म। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, फुल रहेगा, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन अंगूठा से लेकर सिर के बाल के तह तक के ये प्रवेश होगा, तो हमारा व्याधि का कारण और समाधान का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आपने बताया साहु जी के घुटने की तकलीफ के लिए जिस आसन में बैठना है, दंड आसन आपने बताया है, उसके लिए कैसे बैठना है? थोड़ा सा बैठने का तरीका बताएंगे? हाँ, जैसे अपन आए पहले सुखासन में बैठ गए, सुखासन में बैठने के बाद दोनों पांव को सीधा फैला लिए। ठीक, बैठकर दोनों पांव को लंबा करना है। लंबा कर लिए। लंबा करने के बाद हम उंगलियों से प्रारंभ करेंगे। अच्छा, उंगली को सबसे पहले सामने की तरफ उसको माने खिंचाव करते हुए मोड़ेंगे। पैर की उंगलियों को, पांव की उंगलियों को जी, है ना। उसके बाद सांस भरते हुए फिर उंगलियों को वापस लेके आएंगे। अच्छा, सांस छोड़ते हुए फिर उंगलियों को फिर सामने ले जाएंगे, सांस भरते हुए फिर उंगलियों को वापस लाएंगे। मतलब हम पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, उंगलियां ऊपर रहेंगी पैर की, और उंगलियों को ही अपने आप सामने करना है, फिर खड़ा करना है, फिर सामने करना है, फिर खड़ा करना है जी। ठीक, फिर उसके बाद पांव को करना है, पूरा पंजा को, फिर पूरे पंजे को करना है, पूरे पंजे को लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए जी, सांस भरते हुए। अभी बहुत सारे योग शिक्षक हमारे ये माने प्राणों के साथ नहीं करने से लाभ नहीं दिखता। बिल्कुल, तो प्राणों के साथ करें। प्राणों माने हमारे जो सांस छोड़ने की तरीका और सांस लेने की तरीका को यदि समझ करके करेंगे तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम जबरदस्त होगा और हमारे घुटना का सारे दर्द से हम निजात पा सकते हैं। ये जो आपने कमर और घुटने के लिए जो दो आसन, जो दो योग आपने बताए हैं, कई बार क्या होता है साहु जी की हमारी इस बातचीत को सुनने के बाद भी हमारे बहुत से श्रोताओं को ये समझ में नहीं आता होगा कि वे क्या करें। तो अगर वे मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है, तो गूगल में भी इस योग को देख सकते हैं? हाँ जी जी। तो उन्हें क्या टाइप करना पड़ेगा, जरा बताएं हमारे श्रोताओं को। वो तो उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे गूगल गए और जोड़ों के घुटना के दर्द निवारण हेतु हम योग हाँ कौन सा योग करें, हाँ ऐसे यदि आप लिख कर टाइप कर देंगे तो घुटना से संबंधित कई प्रकार के उसमें क्या लेना चाहिए, घुटना दर्द है तो हमें क्या चीज लें तो लाभ होगा, इसमें क्या कमी होने के कारण ऐसे होता है, जैसे जोड़ों के दर्द में कैल्शियम की कमी है तो उस कैल्शियम को दूर कैसे करें, क्या लेंगे तो हमारे दूर हो, ये सारे हमको वहां पे उपलब्ध हो सकता है। हमारी इस बातचीत के दौरान एक बात आपने बताई साहु जी कि बात कमर दर्द की हो या बात घुटने के दर्द की हो, इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा वजन या मोटापा जी। अब इसकी जो जड़ है वो है मोटापा जी। अगर मोटापे को ही हम न आने दें जी
तो उसके लिए किशोरावस्था से या युवावस्था से ही क्या हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर। यदि हम जैसे हमने आसन योग से संबंधित जैसे 3 साल के बाद वो हमको बहुत सारे समझ में आ जाता है, बहुत 3 साल के बच्चे लोग करते भी हैं, उस समय से हमने निरंतर अपना अभ्यास करें। हम लोग क्या करते हैं महोदय जी कि बच्चे लोग चलो मैं आ रहा हूं फिर ये योग कर लो, फिर तो ये नहीं होगा। आप स्वयं अपने घर में जो हैं उनके साथ बैठ करके योग को करते हुए उनको भी जब योग सिखाएंगे तो मेरे मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं उसको देखेंगे और वो भी स्वयं करेंगे जी। वो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं जिसके घर में जैसे कर रहे हैं। तो मैं तो घर घर भी जाता हूँ, जैसे बीमार है तो उन लोगों को मैं देखता हूँ तो बाकायदा उसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। तो सुबह उठने का टाइमिंग और रात्रि का जो सोने का समय यदि निर्धारित करके हम सुबह 8 बजे फल फ्रूट, 12 बजे 1 बजे से पहले खाना और सूर्य अस्त से पहले यदि हमने भोजन का प्रबंध जैन लोग करते हैं, वो सारे लोग करना चाहिए। हम लोग एक जैन करके अपन परिभाषा में ले लेते हैं जी, लेकिन इसको हम हर आदमी यदि पालन करता है तो माने आधा बीमारी से तो हम ऐसे बच गए। और आज के डेट में 21 वर्ष से हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है जी। इसलिए 27, 28 और 35 साल के बीच में बहुत युवा को आप अटैक में मर गया, बढ़िया भाषण दे रहा है मर गया, शादी में नाच रहे हैं और सब कर रहे हैं, इसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आप बहुत टीवी और सब में सुनने को मिल रहा है। तो उसका कारण ही है कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारे खान पान में क्या क्या शामिल होना चाहिए जी। ये हमारे स्कूलों में भी बच्चे को दे दिया जाए तो हमें अलग से और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक सब्जेक्ट ही हो 40 मिनट का, बिल्कुल हर बच्चे को जी। साहु जी, ये कोलेस्ट्रॉल वाली बात आपने जो कही है जी, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है कि हम अपने खाने में तेल की मात्रा को कम करें जी। तो अब खान पान में अगर हम तेल की मात्रा को कम करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से भी तो बचा जा सकता है ना जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप कि हम स्वस्थ रहने के लिए योग को अपना रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में खान पान में भी किस किस चीज की कमी करें? हम जैसे सुबह उठते हैं तो पका पका चीज ज्यादा खाने का अभ्यास करते हैं जी। आप पका चीज को 40% कर दीजिए, कच्चा चीज को 60% कर दीजिए जी। तो आधा बीमारी का जड़ आपको ऐसे ही आप हफ्ता से 8 दिन में आपको बहुत बेहतरीन होगा। सबसे बड़े बात जो कब्ज आ रहा है, पेट साफ नहीं होता, उसका कारण पका पका चीज खाने के कारण है जी। आप सुबह उठ करके 8 बजे के आसपास आपके पास जो वस्तु आपको सस्ता में और बढ़िया सीजन में मिलता है उसको डाइट प्लान में आप लेके आइए। जैसे आप कुछ नाम बताना चाहेंगे? कुछ नाम बताना चाहेंगे? जैसे अभी देखिए, मोरिंगा, पालक भाजी, चौलाई भाजी, लाल भाजी, ये जो चीज आ रहा है उसको आप उसमें भोजन में शामिल करिए। और सुबह का रस में जैसे अभी मोटापा है, सबसे बेहतरीन लौकी जी, उससे और भी बेहतरीन पेठा जो हमारे छत्तीसगढ़ में रखिया के नाम से जाना जाता है, रखिया जी। ये तो सर अद्भुत है। इसका पीस टुकड़ा काट लीजिए और ज्यादा दिन तो टिकता नहीं, तो आप फ्रिज में रख दीजिए। निकाल करके जब उपयोग करेंगे तो 1 घंटा पहले निकाल लीजिए, इसका रस पीजिए। इस रस को पीने के बाद आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है 1-1.5 घंटा जी। बहुत लंबा समय तक एनर्जी देता है। फिर आता है अभी गाजर, अब कम हो जाएगा। सबसे इतना बेहतरीन चीज है चुकंदर। इतना सस्ता, ब्लड से लेकर के पाचन से लेकर के सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ जी। आप इसको ले लिए, मान लो कुछ बीच बीच में चेंज करिए। 8-10 चीज है, उसको आप आज 2-3 चीज लीजिए, कल दूसरा चीज ले लीजिए। फिर आंवला जब मिल रहा है तो आंवला है, संतरा है, इस टाइप का फल लेकर के उसको हाँ कीजिए। और 12:30 के 1 से पहले भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 बजे के बाद लेंगे तो हमारा छोटी आंत दूसरा काम में लगता है, आप खाएंगे उसको पचाएगा तो कब्ज का कारण बनता है। जी 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 जी। तो ये खान पान की भी आपने अच्छी जानकारी दी साहु जी। अब हम आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं वे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिटनेस के लिए, फिट दिखने के लिए, शरीर को अच्छा आकार देने के लिए
और अपने कहा जाए भुजाओं को भी आकृति प्रदान करने के लिए, सिक्स पैक के लिए जिम में जाते हैं। और आज की तारीख में जिम का शौक भी एक खर्चीला शौक है। तो अगर ये युवा योग को अपनाते हैं तो क्या ये अपने जिम जाने का खर्चा बचा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं महोदय जी। यदि हम सुबह उठ करके 1 घंटा में सूर्य नमस्कार को आप 12 बार सूर्य नमस्कार करिए जी। उसके पहले हम 12 यौगिक जॉगिंग करते हैं। तो जिस शरीर के किस अंग को आप करना चाहेंगे उस अंग का पूरा 12 यौगिक जॉगिंग ये पूरा संपूर्ण है और हमारे सूर्य नमस्कार में भी पूरा संपूर्ण है। यौगिक जॉगिंग करके यदि यौगिक जॉगिंग में 12 अभ्यास है, सूर्य नमस्कार में भी 12 अभ्यास है। 12 अभ्यास को आप 24 बार कर दीजिए, जिम जाने की जरूरत नहीं है। और उससे ज्यादा करना है तो उसको बढ़ाते जाइए। और उसमें दंड है, दंड जैसे दंड जो करते हैं तो ये जो जंघाओं से लेकर के आपके भुजाओं से लेकर के अलग अलग दम अलग करते हैं जी। तो इसको अपना करके जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 महीना तक के अच्छा से युवा लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उनको खुद को समझ में आ जाएगा। क्या होता है, हम लोग 8 दिन 10 दिन करके अभ्यास करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस कारण उसका रिजल्ट दिखता नहीं। 3 महीना तक के रिजल्ट में जबरदस्त आता है। और जिस अंग को आप जैसे चाहते हैं, 6 पैक बनाना चाहते हैं तो 6 पैक बन जाता है। तो हमारा खान पान उसमें बेहतरीन करें। और ये जो सूर्य नमस्कार का, ये सूर्य निकलते समय में यदि कोई सूर्य नमस्कार करता है तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो जो भी आप अनाज या अन्न ग्रहण करेंगे तो सारे पोषक तत्व को लेने का, जैसे कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम, आयरन को ऑब्जर्व करने का ताकत जब होगा जब विटामिन सी और विटामिन डी होगा। आप जो खा रहे हैं जी, तब वो आपको ग्रहण करने की ताकत होगा, तब आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रहेगा। साव जी, सूर्य नमस्कार की समय मुद्रा कैसी होती है, कुछ बताएंगे श्रोताओं को? सूर्य नमस्कार की क्या मुद्रा होती है? सूर्य नमस्कार में 12 पोज जो होते हैं महोदय जी, तो इसमें सबसे पहले सूर्य निकलते रहेगा तो हम प्रणाम का मुद्रा में आते हैं। सीधे खड़े होकर? सीधे खड़े हो जाएंगे पहले, फिर दोनों हाथ को लेकर आकर के प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद दूसरा हमारा पोज होता है हस्त उत्तानासन। दोनों हाथ को पीछे करेंगे जी। दोनों हाथ को जब पीछे करेंगे तो सांस भरते हुए करेंगे। और उसके बाद तीसरा आता है हमारा पाद हस्तानासन। पांव के अगल बगल में दोनों हाथ करते हुए सांस छोड़ते हुए। उसके बाद आप राइट पांव को आप पीछे लेके चले जाएंगे और इसको बोलते हैं अश्व संचालन। सिर को ऊपर करके सांस भरेंगे, अश्व संचालन जी। फिर दूसरे पांव, जो लेफ्ट पांव को फिर राइट पांव के पास ले जाएंगे, उसके बोलते हैं पर्वत आसन। उस समय आप नाभि को देखेंगे जी। फिर उसके बाद हम अष्टांग नमस्कार, हमारे 8 अंग धरती पर जैसे पड़ता है उसको बोलते हैं हम अष्टांग नमस्कार। और अष्टांग नमस्कार के बाद हम भुजंग आसन करते हैं। दोनों हाथ के बल पर सिर को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सांस छोड़ना लेने का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको जानकारी करना जी। तो हम सांस भर के भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन करने के बाद फिर हम वापस आके अश्व संचालन करते हैं, जो घोड़े की तरह उसमें ताकत बनाता है। फिर सांस भर के ऊपर सर को हल्का सा उठाते हैं। उसके बाद फिर पाद हस्तानासन करते हैं। और पाद हस्तानासन को पांव के अगल बगल में फिर पांव दोनों हाथ को लेकर आते हैं और दोनों हाथ को फिर धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन करते हुए दोनों हाथ को फिर प्रणाम के मुद्रा में लेके आते हैं। ये 12 पोज सूर्य नमस्कार का होता है। इतना यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो 3 से 5 बार, या जिनके पास टाइम है 12 बार यदि कर लेते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम को जोड़ करके। और अत्यंत महत्वपूर्ण है मेडिटेशन। यदि हमने ध्यान नहीं किया तो हमारा बहुत सारे माने जो हम चाह रहे हैं मनुष्य के जीवन में जो आए हैं और ध्यान हमारे जीवन में नहीं आया तो शायद हम कुछ बहुत सारा चीज हम धरती पर छोड़ के चले जाएंगे। ये आप भाव समझ लीजिए। तो साव जी, आज आपने शरीर के जोड़ों के दर्द का योग से उपचार के साथ साथ खान पान में किस तरह की सावधानी रखें और युवाओं के लिए योग कितना महत्व है,
इस पर आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलें योग की ओर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।